Hey everyone, today we are going to start with the fourth head, that is capital gain. So let's get started with it. कैपिटल गेन मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं ना, उससे जो भी प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल गेन. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. कोई भी कैपिटल एसेट सेल करने से इन द प्रीवियस ईयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने कोई कैपिटल एसेट सेल किया हो वो भी प्रीवियस ईयर में ही सेल किया हो. प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट अच्छा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो प्रीवियस ईयर में अगर आपने कोई कैपिटल एसेट सेल किया है और उससे कोई प्रॉफिट या गेन हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन बोलेंगे. फिर क्या कह रहा है? कैपिटल एसेट में भी मूवेबल और इमूवेबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल. मतलब कि टैंजिबल इनटैंजिबल क्या? टैंजिबल मीन्स दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड, और इनटैंजिबल मतलब जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गई, विच कैन नॉट बी सीन और कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है. और मूवेबल इमूवेबल आपको पता है. मूवेबल में आपका स्कल्पचर्स हो सकते हैं, पेंटिंग्स हो सकती हैं, कोई और एंटीक्स हो सकते हैं. और इमूवेबल में आपका लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, ऑल दैट, ठीक है. नेक्स्ट, ये हर चीज़ को ही हम कैपिटल एसेट मान सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैपिटल एसेट्स इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, ज्वेलरी, शेयर्स एक्सेट्रा. देखिए इसमें सारे एग्जाम्पल आ जा रहे हैं. लाइक ये लैंड बिल्डिंग आपका क्या है? इमूवेबल हो गया. प्लांट मशीनरी भी इमूवेबल, मूवेबल में आ गया. और गुडविल आपका किस में आ गया? इनटैंजिबल में. बाकी सारी चीज़ें क्या है? टैंजिबल में है. ज्वेलरी आपका मूवेबल में आ गया. नेक्स्ट क्या है? मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज़, जैसे कि फर्नीचर, कार, रेफ्रिजरेटर, इन सबको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा. ओके, दे आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप ज्वेलरी वगैरह है जैसे, या पेंटिंग्स हैं, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कैपिटल एसेट. बट ये फर्नीचर, कार, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या अपने कपड़े, ये सारी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, अगर ये आप सेल कर रहे हो जस्ट इन केस, तो उसको क्या, उससे अगर मान लो, मतलब मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि अगर आपको कोई गेन हो रहा है तो फिर उसको कैपिटल गेन नहीं बोलेंगे, ठीक है. कैपिटल गेन में नहीं आएगा. हो सकता है वो अदर सोर्सेज में आ जाए, अदर सोर्सेज में आ जाए, बट कैपिटल गेन में नहीं आएगा ना. वो उसको कैपिटल एसेट कंसिडर करेंगे. बट पेंटिंग्स, ज्वेलरी, कोई और स्कल्पचर वगैरह है, लुक यहाँ पे लिखा भी है, स्कल्पचर वगैरह है, तो वो कैपिटल एसेट में कंसिडर करेंगे. अच्छा, कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ना, एग्रीकल्चरल लैंड इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट. देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लैंड, बिल्डिंग, ये सब कैपिटल एसेट कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट. उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? 6.6% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स और नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं. इस बात को याद रखिएगा. ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. आगे आते हैं हम टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स पे. कैपिटल एसेट्स हमारे दो तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. अब इसका मतलब ज़रा ऐसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ लीजिए. सपोज़ आपने 2020 में एक घर खरीदा 50 लाख का, ठीक है. 2020 में आपने 50 लाख का घर खरीदा, जिसको आपने सेल कर दिया 2022 में सपोज 70 लाख का. तो यू कैन ईजिली से कि आपको 20 लाख का गेन हो गया. ये आपका क्या है? इसको आप बोल सकते हो कि आपका क्या है? कैपिटल गेन है. चलो ठीक है. बट मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने घर खरीदा था 1980 में. 1980 में सपोज़ घर खरीदा था 50,000 का, ठीक है. और हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 2020 में आपने उसको सेल कर दिया 50 करोड़ का, ठीक है. तो आप 50 करोड़ में से 50,000 माइनस करके ये नहीं बोलोगे कि अच्छा इतना तो मेरा कैपिटल गेन हो गया. वाई? बिकॉज 1980 में 50,000 की वैल्यू कुछ और रही होगी. हम पढ़ते हैं ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन होता रहता है ना, तो पैसे की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या होती है? कम होती रहती है ना. मनी की वैल्यू फॉल करती रहती है. तो 50,000 की वैल्यू 1980 में कुछ और रही होगी. 40 ईयर्स का गैप हो गया ना यहाँ पे. और अभी उसकी वैल्यू कुछ और है, ठीक है. तो आप सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि हाँ इतना कैपिटल गेन हो गया हमें. इसको क्या बोलोगे? मतलब मैं लेमैन की तरह बस शॉर्ट में बता दे रही हूँ. इस सीन को क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट टर्म. ये आपका शॉर्ट टर्म सीन लग रहा है, और ये क्या है? लॉन्ग टर्म, ठीक है. अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, वो हम आगे देखते हैं.
कि हम लॉन्ग टर्म कितने साल के बाद मानेंगे, कितने साल तक हम शॉर्ट टर्म कंसिडर करेंगे, ये एसेट पे डिपेंड करता है। आपकी कैपिटल एसेट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। तो हम वो देखते हैं अब। देखो, अच्छा, तो पहला एसेट क्या दिया है, लिस्टेड सिक्योरिटी। लिस्टेड सिक्योरिटी मतलब वो सिक्योरिटी विच इज़ लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है ना, और वो आपने सपोज परचेज़ की थी और उसको आप 12 महीने के अंदर अंदर सेल कर दे रहे हैं, 12 महीने के अंदर अंदर सेल कर दे रहे हैं, दैट केस इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और इससे होने वाला प्रॉफिट कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अगर आपने 12 मंथ्स के बाद या 1 साल के बाद अगर उसको सेल किया है, इन दैट केस इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या फिर LTCG जिसको बोलते हैं, और इससे होने वाला प्रॉफिट क्या बोलेंगे उसको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। सपोज आपने कोई सिक्योरिटी, लिस्टेड सिक्योरिटी ली 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, इस दिन आपने परचेज़ किया और फिर आपने इसको सेल कर दिया कब, 1 सितंबर 2021 में ही। तो अभी देखो 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 1 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे इसको कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट था। और मान लो आपने अगर 10,000 का परचेज़ किया था और 15,000 का सेल कर दिया, तो आपको गेन कितना हुआ, 5,000 का गेन हुआ ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी यही अगर मैंने 2021 की जगह 2022 में सेल किया होता, ठीक है, तब तो मेरे 1 साल से ऊपर हो गया ना, तो ये क्या हो जाता, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और तब हम इसी 5,000 रुपीज़ को क्या बोलते, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है आपके पास, 12 महीने तक अगर आपने बेच दिया, खरीदने मतलब आपने जब खरीदा हो तब से, और आपने जब बेचा है उसको तब से, अगर सिर्फ 12 महीने ही हुए हैं, इन दैट केस उसको STCG बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। 12 महीने से ऊपर पे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देगा। नेक्स्ट क्या है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ ही हैं विच आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। इसी के लिए इस ऊपर वाले के लिए कितना था, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए 1 साल का टाइम था, दैट इज़ 12 मंथ्स। अनलिस्टेड है अगर सिक्योरिटी, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग 24 मंथ्स, मतलब कि 2 साल का टाइम मिलता है आपको। 2 साल तक अगर आपने सिक्योरिटी सेल कर दी 2 साल के अंदर अंदर, तो फिर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। 2 साल के बाद सेल की है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देंगे। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में भी आपका 2 साल का टाइम होता है, 24 मंथ्स का टाइम होता है। 24 महीने या 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने लैंड या बिल्डिंग बेच दी, मतलब मान लो कोई ज़मीन खरीदी थी 2020 में, 2020 1 जनवरी को आपने कोई ज़मीन खरीदी और 2022 1 जनवरी को बेच दी, तो 2 साल में आपने बेच दी, क्या होगा इससे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर यही आपने 2022 की जगह 2023 में बेची होती, ठीक है, यही अगर आपने 2022 की जगह 2023 में बेची होती, इन दैट केस ये क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। ठीक है, लास्ट में क्या है, एनी अदर एसेट। लिस्टेड सिक्योरिटीज़, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ और लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के अगर कोई भी और एसेट है, तो उसके लिए टाइम कितना होता है आपके पास, 36 मंथ्स या फिर 3 साल। अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने उसे सेल कर दिया, इन दैट केस इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, जिससे होने वाला गेन STCG या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और अगर आपने 3 साल के बाद उसे सेल किया है, इन दैट केस वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट विच विल ऑलवेज गिव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इज दैट क्लियर। अब आगे आते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, इसके पहले नॉर्मल ही देखते हैं। नॉर्मल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपने 2020 जनवरी 1 को एक हाउस परचेज़ किया था, अभी मैंने यही एग्जांपल दिया था ना, 50 लाख का। इसके बाद 2021 में आपने क्या किया, थोड़ी सी रेनोवेशन करवाई घर की, रेनोवेशन करवाया घर का, या कुछ भी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट आपने करवाया जिसमें आपको 2 लाख रुपए लगे। ठीक है, 2 लाख रुपए लगे। इसके बाद 2022 में आपने ये घर सेल कर दिया 60 लाख का, 60 लाख का आपने ये घर सेल कर दिया, और आपको बेचने के लिए
एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ी तो आपने ब्रोकर के थ्रू ये घर बेचा और ब्रोकर को आपने कितने रुपए दिए, 3 लाख रुपीज़ दिए। अब आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ। देखो सेल कितनी थी आपकी, 60 लाख की सेल थी। इसमें से आप माइनस कर दोगे आपका परचेज कॉस्ट कितना आया था, परचेज आपने कितनी की थी, 50 लाख की, 50 लाख माइनस कर दो। इसके बाद आपने रेनोवेशन करवाया तो रेनोवेशन का भी तो पैसा माइनस करोगे, वो भी तो कॉस्ट आई आपकी, 2 लाख रुपए ये माइनस कर दो। इसके बाद आपने ब्रोकर को आपने 3 लाख रुपए दिए, ये भी माइनस करोगे, ठीक है। ये आपकी क्या थी, सेलिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपको बेचने में जो भी खर्चा लगा, ठीक है। तो टोटल खर्चे कितने हो गए, 52, 53, 54, 55 लाख के खर्चे और रेवेन्यू कितना हुआ, 60 लाख का। तो गेन कितना आया आपका, 5 लाख रुपीज़ का गेन है। यही आपका क्या हो गया, कैपिटल गेन। ईजी सा है एकदम, ठीक है। बस अब इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है यही देखना है हमें, ठीक है। बाकी तो आपको पता है, अगर आपने 5 रुपये की चीज़ खरीदी और 10 रुपये में बेच दी तो 5 रुपये का प्रॉफिट है, 10 माइनस 5, बस यही इसमें करना है, सेल माइनस परचेज, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें क्या होता है, सेल कंसिडरेशन, आपने सेल कितने में की है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन इज नथिंग बट योर परचेज कॉस्ट, जितने में आपने वो एसेट परचेज किया था ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। अक्वायर, वो एसेट एक्वायर कितने पे किया था। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अभी मैंने ऊपर बताया था ना, रेनोवेशन वगैरह कुछ और करवाया है, कुछ इम्प्रूवमेंट करवाई है, तो उसकी कॉस्ट हो सकता है हो, अगर नहीं है क्वेश्चन में तो इसको इग्नोर कर दीजिए। देन व्हाट, सेलिंग एक्सपेंसेस की, अगर आपको आपका एसेट बेचने के लिए कोई ब्रोकरेज देना पड़ा या किसी और किस्म की कोई भी सेलिंग कॉस्ट देनी पड़ी तो वो सारे खर्चे ही हैं, ठीक है। तो जितने भी खर्चे हैं सबको माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट व्हाट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ईजी सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम, अच्छा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात थी तो ये एकदम डायरेक्टली हो जाता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगता एक्स्ट्रा, ठीक है। सेल माइनस परचेज, सीधे सीधे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब आते हैं जरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखते हैं कि उसमें क्या होता है। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, सेल कंसिडरेशन वही रहता है आपका एज इट इज़। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि जिस कॉस्ट पे आपने एसेट परचेज किया था उसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया कि मान लो आपने 2020 में घर सेल किया है, ठीक है, लेकिन आपने परचेज़ किया था इसको 2005 में, मतलब 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। और इस टाइम मान लो आपने परचेज़ किया इसको 10 लाख में और बेच रहे हो 1 करोड़ में, ठीक है, 1 करोड़ में बेच रहे हो, 10 लाख में ख़रीदा। उस टाइम 10 लाख की वैल्यू कुछ और ही रही होगी, ठीक है, 10 लाख की वैल्यू कुछ और रही होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सेशन करते हैं, इंडेक्सेशन करते हैं ताकि हम इसे प्रेजेंट वैल्यू पे ले आ सकें। इसके लिए क्या दिया होता है आपको, क्वेश्चन में ही दिया होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हर साल का चेंज होता है, वो आपके क्वेश्चन में गिवन होता है, उसके बेसिस पे आप इंडेक्स्ड वैल्यू निकालते हो। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू CII, मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ट्रांसफर ईयर। ट्रांसफर ईयर मतलब क्या, जिस साल आपने अपना एसेट ट्रांसफ़र किया है या फिर सेल किया हुआ है, ठीक है, या फिर ट्रांसफ़र किया है या सेल किया है, अपॉन CII और फॉर द परचेज ईयर, जिस साल आपने अपना एसेट परचेज़ किया था। मतलब अभी का जो मैंने एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 2005 का इंडेक्स लिखेंगे और यहाँ पे 2020 का इंडेक्स लिखेंगे, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया था ना, 2020 में मैंने सेल किया, 2005 में परचेज़ किया था, तो 2005 का इंडेक्स नीचे लिखेंगे और ऊपर 2020 का इंडेक्स लिखेंगे। ये इंडेक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं क्योंकि चेंज होते रहते हैं हर साल, ठीक है। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ट्रांसफर ईयर अपॉन इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द परचेज ईयर। इज़ दैट क्लियर। अच्छा अब देखो, ये तो हमने पहले पढ़ लिया ना कि इंडेक्सेशन कब लगाना है और कब नहीं लगाना। जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, अभी हमने ऊपर क्या देखा था, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टाइम कितना होता है, 2 साल का, ठीक है, 2 ईयर्स का या फिर 24 मंथ्स का टाइम होता है। तो अगर 2 साल के अंदर अंदर लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी तो इंडेक्सेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है, तब हम कैसे करेंगे, सीधे सीधे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह सॉल्व कर देंगे। बट अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग 2 साल के बाद सेल की है, इन दैट केस मैं उसमें क्या करूँगी, इंडेक्सेशन लगाऊंगी और तब आंसर निकालूंगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, उसमें भी यही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करेंगे।
अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में इंडेक्सेशन लगाना है या नहीं लगाना ये डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम लोग सपोज़ लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं और लैंड एंड बिल्डिंग में मेरे लिए टाइम कितना होता है, 2 साल का। तो मान लो मैंने एक्वायर किया था अपना एसेट 2005 में और सेल कब किया, 2020 में। 15 साल का डिफरेंस है, ठीक है। 2 साल के बाद ये क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म का मतलब ही है कि हम इंडेक्सेशन लगाएंगे ही लगाएंगे। तो मैंने इंडेक्सेशन लगा दिया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक भी ठीक था। अच्छा, अब मैंने घर का रेनोवेशन कराया मान लो 2010 में, ठीक है, 2010 में कराया। अब देखो रेनोवेशन 10 में कराया था और बेचा है 2020 में, इसमें भी तो 10 साल का डिफरेंस है। तो 10 साल का डिफरेंस है मतलब क्या, इसमें भी इंडेक्सेशन लगेगा, ठीक है, इसमें भी इंडेक्सेशन लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये कैसे निकालेंगे, सेम जैसे ये निकाल रहे थे ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वैसे ही निकालेंगे। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, यहाँ पे एक्विजिशन की जगह बस इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ईयर, इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ईयर अपॉन इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ट्रांसफर ईयर एंड इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ईयर, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब देखो यहीं पे दूसरी चीज़ देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, 2010 में अगर कराया था मैंने तब तो मैं इसको इंडेक्स करूँगी, लेकिन मान लो अगर यही मैंने 2010 में ना करा के 2019 में कराया होता, ठीक है, 2019 में इम्प्रूवमेंट कराई थी। फिर से देखिए, घर खरीदा 2005 में, रेनोवेशन कराया 2019 में और 2020 में घर बेच दिया। 2005 में तो 15 साल का डिफरेंस है, इंडेक्सेशन लगा दिया, बट 2019 तो अभी एक ही साल पहले था ना, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में इंडेक्सेशन नहीं लगाएंगे, ठीक। कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में कोई भी रेनोवेशन कराया है, इम्प्रूवमेंट कराया है, उसमें इंडेक्सेशन लगाना है या नहीं लगाना है, ये डिपेंड करता है कि आपने इम्प्रूवमेंट कब करवाया है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम किसकी, अच्छा देखो एक नोट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कैपिटल एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया था आपने, ठीक है, देखो ये थोड़ा सा अमेंडमेंट आया है, पहले ये 81 की बात करते थे, अब 2001 की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने कैपिटल एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले ख़रीदा हुआ है ना, तो हम उसकी परचेज कॉस्ट नहीं लेते। मान लो आपने 1990 में कोई ज़मीन खरीदी 50,000 की, ठीक है, 1990 में 50,000 की ज़मीन खरीदी, तो हम इस कॉस्ट को लेंगे ही नहीं। क्यों, 1990 1 अप्रैल 2001 से पहले की बात है, और जब भी 2001 1 अप्रैल से पहले कोई एसेट खरीदा होता है ना, तो हम इस दिन की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है ना, उसको कंसिडर करते हैं, ठीक। तो हम 50,000 ना लेके कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, उस एसेट की 1 अप्रैल 2001 के दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसी को हम क्या मान लेंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम वो मान रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उस पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो लगाएंगे वो भी 2001 2002 वाला लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये हमने प्रोसेस देख लिया पूरा कि कैसे कैपिटल गेन निकालते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें भी कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, ठीक है। हमने इसके पहले डिडक्शंस कहाँ कहाँ देखे थे, इनकम फ्रॉम सैलरी में देखे थे कुछ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखे थे अंडर सेक्शन 24, वैसे ही इसमें भी डिडक्शंस होते हैं अंडर सेक्शन 54, ठीक है। ये डिडक्शंस की सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर इतने लेक्चर में आपको कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।